ओशो के प्रवचन तो हम सब ने पढ़े सुने हैं, जो अपने आप में न केवल ज्ञान का भंडार हैं, बल्कि आत्म रूपांतरण का एक सशक्त माध्यम भी हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि ओशो के लिखे पत्र, जिन्हें वह अपने प्रियजनों, साधकों व सन्यासियों आदि को लिखते थे, वह भी अपने आप में कितने अद्भुत और अद्वितीय हैं। ओशो के लिखे पत्र आम पत्रों की तरह महज हालचाल पूछना या उत्तर प्रत्युत्तर देना मात्र नहीं थे। उनमें प्रेम, करुणा तथा दर्शन एवं देशना के साथ साथ पथ प्रदर्शन एवं आत्म रूपांतरण के सूत्र भी थे। सच तो यह है कि ओशो पत्रों के माध्यम से अपने एक एक प्रेमी व साधक के साथ समय व्यतीत करते थे। शब्दों के माध्यम से अपनी ऊर्जा प्रेषित करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओशो के पत्र कहने को भले ही किसी व्यक्ति विशेष के लिए हों, परंतु हर पढ़ने वाले को ऐसा लगता है जैसे ओशो उसको निजी उत्तर दे रहे हों। हर पत्र में हर इंसान अपने लिए बड़ी सरलता से मार्ग तलाश सकता है। शायद यही कारण था कि ओशो जो भी पत्र लिखते, उसकी एक फोटो कॉपी अवश्य करवा लेते, क्योंकि वह जो भी लिख रहे थे उसका उन्हें इल्म था। वह जानते थे कि उनके पत्र मात्र पत्र नहीं हैं, वह कुछ और हैं, जिसका अर्थ व उपयोग लोगों को आगे चलकर समझ में आएगा। अपने सहेजे हुए पत्रों के माध्यम से ओशो ने 2 पुस्तकें निर्मित करवाईं। एक क्रांति बीज और दूसरी थी पथ के प्रदीप। पुस्तक क्रांति बीज को ओशो ने उपशीर्षक भी दिया था, और वह था, मैं तो बो चला, देखना तुम कि बीज बीज न रह जाए। साथ ही इस पुस्तक की भूमिका में ओशो लिखते हैं, कुछ क्रांति बीज हवाएं मुझसे लिए जा रही हैं। मुझे कुछ ज्ञात नहीं कि वे किन खेतों में पहुंचेंगे और कौन उन्हें संभालेगा। मैं तो इतना ही जानता हूं, उनसे ही मुझे जीवन के अमृत के फूल उपलब्ध हुए हैं, और जिस खेत में भी वे पड़ेंगे, वहीं की मिट्टी अमृत के फूलों में परिणित हो जाएगी। इस उपशीर्षक व लिखी पंक्तियों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ओशो के पत्र मात्र पत्र नहीं हैं, वह हमारे भीतर छिपी संभावनाओं के प्रति इशारा भी देते हैं और चेतावनी भी। साथ ही इस बात का प्रमाण भी है कि उनके पत्र महज कागजी नहीं हैं, वह जीवन जीने की कीमिया भी हैं और कुंजियां भी। पुस्तक पथ के प्रदीप में अधिकतर उन पत्रों का संकलन है जो ओशो ने मां सोहन को लिखे थे, तो वहीं पुस्तक क्रांति बीज में अधिकतर उन पत्रों का संकलन है जो ओशो ने अपनी पूर्व जन्म की मां मदन पारेख जी को लिखे थे। इसके अलावा विभिन्न लोगों को लिखे ओशो के भिन्न भिन्न पत्रों के संकलन से भी कुछ किताबें निर्मित की गई हैं, जैसे पद घुंघरू बांध, अंतरवीणा, प्रेम की झील में अनुग्रह के फूल, प्रेम के स्वर, प्रेम के फूल और प्रार्थना के भोजपत्र। इसके अलावा अंग्रेजी पत्रों के संकलन से भी पुस्तक द साइलेंट म्यूजिक निर्मित की गई है, जिसका हिंदी अनुवाद मौन संगीत पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। ओशो ने सबसे पहला पत्र कब और किसे लिखा था, यह बताना बहुत मुश्किल है, परंतु अब तक किए गए शोध के दौरान जो रिकॉर्ड प्राप्त होते हैं वह 1962 के हैं। उसके अनुसार
ओशो ने अपना पहला पत्र होशंगाबाद में स्थित गांव बाबई में रहने वाले बाबू लाल डेरिया जी को लिखा था। इसी तरह ओशो के अंतिम पत्र या पत्रों की बात करें तो वह 1974 में ग्रीक की रहने वाली मां मुक्ता के मिलते हैं। ओशो ने अपने जीवन काल में कुल कितने पत्र लिखे यह बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत से पत्रों का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। परंतु अब तक जिन पत्रों का रिकॉर्ड है उनकी संख्या 4000 है। ओशो के खतों की खासियत की बात करें तो वह अपने आप में एक आर्ट वर्क है। जी हाँ, ओशो बेहद खूबसूरती से शब्दों को पिरो पिरो कर खत लिखते थे। अगर वे किसी बात को अलग तरीके से समझाना चाहते थे तो वह अलग रंग की स्याही का इस्तेमाल भी करते थे। कभी कभी वे खतों में फूल पत्तियां या 2 पत्तियां भी बना देते थे। इतना ही नहीं, पत्र में ओशो को यदि कोई विशेष बात कहनी होती या कोई निर्देश देना होता तो वह बिंदु डालकर या 1 2 3 संख्या लिखकर भी अपनी बात को स्पष्ट करते या फिर मुख्य वाक्यों को रेखांकित कर देते थे। ओशो खत के प्रारंभ में व्यक्ति के नाम के आगे प्रिय अवश्य लिखते थे और कभी कभी तो वह नाम से पहले मेरे प्रिय आत्मन भी लिखते थे और खत के अंत में रजनीश का प्रणाम लिखते थे। वही रजनीश का प्रणाम धीरे धीरे उनका हस्ताक्षर बन गया। आज हम उनके जो भी हस्ताक्षर देखते हैं वो रजनीश के प्रणाम का बदला हुआ ही रूप है। तो आपने देखा किस तरह अनूठे और अद्वितीय ओशो के पत्र भी उन्हीं की तरह अनूठे व अद्वितीय हैं। वह मात्र कागज पर लिखे शब्द ही नहीं हैं, वह अस्तित्व का संदेश भी है और संगीत भी।